वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नमस्ते प्यारे बच्चों और साथी अध्यापकों। तो हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज और उसमें ग्रेविटेशन चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अब इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक यानी 8.5 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आप एनसीईआरटी ओपन कर सकते हैं पेज नंबर 201। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8.6। साथ ही साथ मैं बता दूं कि श्री मानस केशरवानी जी ने रिक्वेस्ट की थी, मानस केशरवानी जी, कि इसको एक अलग प्लेलिस्ट में डाल दिया जाए और लॉजिकल है बात। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि ये जो जितने भी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन अभी पहले एनसीईआरटी 11th के चलेंगे, उसके बाद 12th वाले भी पैरेलल में चलाएंगे हम, 12th के हर चैप्टर के। तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर्स की है वो एक अलग में प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, तो इधर भी लिंक रहेगा वो चैप्टर से भी और उस प्लेलिस्ट से भी लिंक रहेगा। तो जब भी आपको सीधे क्वेश्चन आंसर, सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखने, तो आप उस प्लेलिस्ट में जा पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 8.6 क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, हमें जो है सही अल्टरनेट चुनना है। आप देखेंगे जो नई शिक्षा नीति आ गई है तो इस तरह के क्वेश्चंस और बढ़ जाएंगे, और अभी भी जो करंट पैटर्न है 2021 के लिए सीबीएसई का, वो इसी की तरफ टेंडिंग है, यानी इस तरह के क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस बढ़ने वाली। इफ द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज एट इंफिनिटी, जैसे कि हम मानते हैं द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज नेगेटिव ऑफ इट्स काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो रिलेशन है इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि हर जगह लागू हो रहा है। एटॉमिक मॉडल की हम बात करें तो वहां पर भी ये रिलेशन लागू हो रहा है। तो जीरो अगर हम इन्फिनिटी पर मान लें पोटेंशियल एनर्जी का, तो जो टोटल एनर्जी है हम जानते हैं वो नेगेटिव होती है, और किसके नेगेटिव के बराबर होती है, तो काइनेटिक एनर्जी के नेगेटिव के बराबर होती है। तो उसका सिंपल सा रूल है एटॉमिक मॉडल के लिए भी और प्लैनेटरी मॉडल के लिए भी, कि अगर काइनेटिक एनर्जी है के, जो कि हमेशा पॉजिटिव होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी -2k, और टोटल एनर्जी होगी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। बहुत ही सिंपल रूल है, बहुत आराम से हम याद रख सकते हैं, और इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, कंपटीशन में भी बनता है। तो टोटल एनर्जी जो होगी वो होगी ऑब्वियसली दोनों का सम, यानी -k, और इसका नेगेटिव होना ये दर्शाता है बाउंड स्टेट। तो प्लैनेट भी बाउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉन भी बाउंड स्टेट। तो यहां से ये फैक्ट क्लियर होता है। बी पार्ट है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट आउट ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, उसे बाहर भेजना है हमको, ठीक है, तो एस्केप कराना है कुल मिलाकर, इज मोर और लेस देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एट द सेम हाइट एज द सैटेलाइट आउट ऑफ द अर्थ्स इन्फ्लुएंस। तो इसको अगर थोड़ा सा समझ के करें हम, लॉन्च एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट आउट ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, किसी ऐसे सैटेलाइट को जो कि ऑलरेडी वहां पर है, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट यानी अपने ऑर्बिट में है, वहां से उसको बाहर भेजना है। तो हम जानते हैं उसकी ऑर्बिटल स्पीड को 41.4% से हमें बढ़ाना होता है। उसका लॉजिक क्या है मैं समझा देता हूं। हमें पता है ऑर्बिटल स्पीड का एक्सप्रेशन √ ऑफ gm अपॉन r+h, और एस्केप स्पीड पे अगर हम जाते हैं, ये तो है ऑर्बिटल vo, एस्केप स्पीड पे अगर हम जाते हैं तो उसमें 2 फैक्टर और आ जाते हैं। तो √2 टाइम्स होती है ऑर्बिटल स्पीड की, उस पोजीशन से, जिस पोजीशन से हम एस्केप कराना चाह रहे हैं। सो व्हाट वी कैन से, अगर हम √2 टाइम्स वेलोसिटी बढ़ा देंगे, √2 टाइम्स का मतलब 1.414 टाइम्स, इसका मतलब होता है परसेंटेज में अगर निकालें हम, तो इफ वी इंक्रीज द एनर्जी और वेलोसिटी
वेलोसिटी बढ़ाएंगे एनर्जी बढ़ेगी। तो अगर हम इंक्रीज कर दें 41.4% से उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी को, इतनी एनर्जी दे दें कि उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी 41.4% से इंक्रीज हो जाए, क्योंकि 1.414 को अगर मैं ब्रेक करके लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस 0.414। अब ये 0.414 से आ रहा है 41.4%। कई बार 41.2%, सॉरी 42% हम कह देते हैं इसको, रफली 42%, क्योंकि उससे ज्यादा ही होगी तो वो एस्केप कर जाएगा। तो यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च, तो ये चाहिए हमें 42% अप्रोक्सीमेटली। वो ज्यादा है या कम होगी किससे? एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट ए स्टेशनरी, जो चल नहीं रहा है। चल नहीं रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कम है बच्चों। चल नहीं रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम है, तो पहले वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी, उतनी ही हाइट पर है, हाइट तो उतनी है उसकी, पर चल नहीं रहा है। तो आप समझ गए होंगे ये कम होनी चाहिए। तो अब देख लेते हैं, सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं हम। 8.6 के आंसर्स अगर मैं देखता हूं तो 8.6 के आंसर्स तो 7 चल रहा है, ये रहा। ए काइनेटिक एनर्जी, बी लेस। तो जैसे मैंने बताया था काइनेटिक एंड लेस। अब इसकी डिटेल अगर हम देखें, एक्सप्लेनेशन क्या है, तो इस वर्जन में, बुक वाले में, ये बुक की स्कैन कॉपी है, इसमें नहीं दिया है रीजन। ओके, यहां देखते हैं अनदर वर्जन, काइनेटिक एनर्जी लेस। ओके, क्यों? टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट इज द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, जो कि हमेशा पॉजिटिव होती है, एंड पोटेंशियल एनर्जी, जो कि नेगेटिव हो सकती है, होती है जनरली। At infinity, the gravitational potential energy of the satellite is zero. As the Earth satellite system is bound system, the total energy of satellite is negative. Thus, the total energy of an orbiting satellite at infinity is equal to negative of its kinetic energy. Relation हम जानते हैं. B part, an orbiting satellite acquires a certain amount of energy that enables it to revolve around the Earth. वो energy उसके पास है. This energy is provided by its orbit. It requires relatively lesser energy to move out of the influence of the Earth's gravitational field, क्योंकि कुछ energy उसके पास पहले से है kinetic energy की form में. Then a stationary object on Earth's surface that initially contains no energy. थोड़ा सा मैं यहाँ पे मॉडिफाई करना चाहूंगा इस आंसर को। क्वेश्चन में क्लियरली बोला है वो अर्थ सरफेस पर नहीं है, उसी पॉइंट पर है, ठीक है, तो ये अर्थ सरफेस बोलना गलत होगा यहाँ पर। तो क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला है वो उसी पॉइंट पर है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एट द सेम हाइट, क्लियरली मेंशन है एट द सेम हाइट, तो अर्थ सरफेस से नहीं हम उसको भेज रहे हैं, ऑर्बिट में वहां जहां है बस वो रेस्ट पर है, और ये जो दूसरा है वो मूव कर रहा है। सो नेक्स्ट 8.7 पे आते हैं। Does the escape speed of a body from the earth, अर्थ से escape कराना है, depend on, क्या ये डिपेंड करेगी? ए, मास ऑफ द बॉडी, जिस बॉडी को escape कराना है, यानी आपको चींटी को escape कराना हो या हाथी को escape कराना हो, तो escape स्पीड तो दोनों को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड देनी पड़ेगी, सो आई थिंक नहीं करेगी। बी, द लोकेशन फ्रॉम वेयर इट इज प्रोजेक्टेड, अगेन इट इज स्पीड, इट इज नॉट वेलोसिटी, तो इसकी स्पीड की बात करें तो डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, तो 11.2 देनी है, वो चाहे कैसे भी मिले। जैसे फॉर एग्जांपल एक फास्ट बॉलर बॉल फेंकता है, अब वो जो बॉल जाकर बैट पर लग रही है या विकेट पर लग रही है, हम उसकी स्पीड काउंट करते हैं। हम यहां पर इस बात की बात नहीं करते, किस बात की बात नहीं करते, इस बात की बात नहीं करते कि कितनी स्पीड उसने भाग कर गेन की। बॉलर क्या कर रहा है, बॉल फेंकने से पहले भाग रहा है, तो उसके भागने की स्पीड और उसके बॉल फेंकने की स्पीड ऐड हो जाती है, बॉल फेंकने की स्पीड। तो हम ये नहीं देखते कि बॉल फेंकने की स्पीड क्या है और भागने की स्पीड क्या है, और ये दोनों ऐड होकर बॉल की स्पीड बनती है। तो इस बात पे गौर करें। तो अर्थ घूम रही है, अगर अर्थ के रोटेशन के फेवर में हम प्रोजेक्ट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो हमें डेफिनेटली फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह से जैसे फास्ट बॉलर भागकर बॉल फेंकता है, तो उसे अपने दौड़ने का फायदा मिलता है, और उसकी वजह से स्पीड एडअप होती है, बढ़ती है बॉल की स्पीड। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
तो does the escape speed of a body from the earth depend on mass of the body? No. Location from where it is projected? No. The direction of projection? No. The height of the location from where the body is launched? Yes. क्योंकि ऊंचाई पर हम जाएंगे तो कम स्पीड चाहिए होगी, जितना जितना ऊंचा चल जाते जाएंगे हम सेंटर ऑफ अर्थ से दूर, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो नेगेटिव में है वो कम होती जाएगी, तो उसको एस्केप कराने के लिए कम एनर्जी और कम स्पीड चाहिए होगी। तो मेरे हिसाब से मैंने जवाब डिस्कस किए, अब देखते हैं एक्चुअल में जो आंसर दिए हुए वो क्या है। 8.7 नो 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 यस, ओके मैच हो गया। द एस्केप वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी वर्ड यूज किया है, एक्चुअल में वर्ड यूज होना चाहिए स्पीड, सो मेक ए करेक्शन इन एनसीईआरटी। द एस्केप स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, क्योंकि अगर हम वेलोसिटी बोल रहे हैं तो फिर डायरेक्शन मैटर करेगी बच्चों। इट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at the point from where the body is launched. Since this potential depends slightly on the latitude and height of the point, the escape velocity or speed depends slightly on these factors. यहाँ इन्होंने बाद में करेक्शन कर दी, तो समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक और वर्जन शेयर कर रहा हूं। Escape speed of a body is independent of mass of a body. Escape speed of body depends upon the location. ये गलत लिखा हुआ है, डिपेंड नहीं करती। एस्केप स्पीड ऑफ ए बॉडी इज इंडिपेंडेंट, यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट आना चाहिए ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। एस्केप स्पीड, अच्छा लोकेशन का मतलब क्या, ऊंचाई से नहीं है, लोकेशन का मतलब अर्थ के सरफेस पर कहीं से भी। एस्केप स्पीड ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन द हाइट और ऑफ द लोकेशन फ्रॉम वेयर द बॉडी इज प्रोजेक्टेड, हाइट पर डिपेंड करेगी। बिकॉज द एस्केप वेलोसिटी पे स्पीड होना चाहिए डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at the point, वही एनसीईआरटी वाली लैंग्वेज। now another version of answer, no 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 yes। escape velocity of a body हम जानते हैं कितना होता है, √2gr होता है। g acceleration due to gravity, r radius of earth है। it is clear from equation 1 that escape velocity v escape is independent of the mass of the body, या फिर speed होना चाहिए। the direction of its projection however it depends on gravitational potential at the point from where the body is launched. Since this potential marginally depend on the height of the point, escape speed also marginally depends on these factors. Okay, next question पे चलते हैं। Question number 8, comet, धूमकेतु, उच्छल तारा। ये comet orbits, आपने नाम सुना होगा, Halley's comet. So comet orbits the sun in highly elliptical orbit. ये fact है। 76 साल में एक बार आता है, 76 years में, Halley's comet, 76.4 years. Does the comet have a constant part है linear speed? क्या उसकी constant linear speed होगी? अगर हम केपलर लॉ लगाते हैं तो पॉसिबल नहीं है, पास आएगा तो तेज चलेगा, दूर जाएगा तो धीमे चलेगा। एंगुलर स्पीड, क्या सेम एंगल ट्रेवल करेगा? इस पे हम डिस्कस कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा? अगर लगने वाला टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, ये हमने पहले डिस्कस किया था समरी या पॉइंट्स टू पॉन्डर में कि एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? नेचुरली जब स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पास आने पर, दूर जाने पर स्पीड घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा? दूर जाने पर घटेगी कि पास आने पर घटेगी? तो जवाब है पास आने पर घटेगी, दूर जाने पर बढ़ेगी, क्योंकि नेगेटिव में चल रही है पोटेंशियल एनर्जी, इन्फिनिटी पर 0 मान रहे हैं, और उसी के एक्सपेंस पर, उसी के खर्चे पर काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना और घटना संभव हो पाएगा। टोटल एनर्जी थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट, एनर्जी कंजर्वेशन देखें तो ये कांस्टेंट रहनी चाहिए। नेग्लेक्ट एनी मास लॉस ऑफ द कॉमेट व्हेन इट कम्स वेरी क्लोज टू द सन। वास्तव में तो क्या होता है, उसमें जो वॉलेटाइल मैटर होता है वो इवोपरेट हो जाता है टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की वजह से, जब वो कॉमेट सन के पास जाता है। पूंछ बनने का कारण भी वही है उसकी, तो उछल तारा कहते हैं ना। तो काफी कुछ तो हमने डिस्कस कर लिया, आप देख लेते हैं इसके सॉल्यूशंस। तो 8.8 जो आंसर अवेलेबल है एनसीईआरटी में वो है, ऑल क्वांटिटीज वेरी ओवर एन ऑर्बिट एक्सेप्ट एंगुलर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी। ये दो चीजें कांस्टेंट रहेंगी, बाकी सब चीजें चेंज होंगी। ठीक है,
कैसे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कॉमेट ऑर्बिट्स द सन, एंगुलर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी डू नॉट वैरी थ्रू आउट द ऑर्बिट। पूछा क्या क्या था, लीनियर स्पीड तो हमने डिस्कस किया था, पास आने पर बढ़ जाएगी, दूर जाने पर घट जाएगी। एंगुलर स्पीड वो भी चेंज हो जाएगी क्योंकि एंगुलर स्पीड में v और r दोनों जाते हैं, v अपॉन r या v इक्वल टू ओमेगा r, तो वहां से देख सकते हो। तो एंगुलर स्पीड भी चेंज हो रही है, यानी सेम टाइम इंटरवल में सेम एंगल कवर नहीं करेगा। तो एंगुलर स्पीड के बारे में ये क्लियरिटी हमें दिमाग में बैठानी है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो ही रहे हैं, सिर्फ टोटल एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम, ये दो क्वांटिटीज हैं जो चेंज नहीं होंगी। अनदर वर्जन ऑफ द सॉल्यूशन, नो नो यस, नो नो यस। ओके, ए पार्ट, linear speed no, angular speed no, angular momentum yes, kinetic energy no, potential energy no, total energy yes. Angular momentum and total energy at all points of the orbit of a comet moving in a highly elliptical orbit around the sun are constant. तो ये कंसेप्ट बन गया, आप दिमाग में बैठा लीजिए इसको, इस पे कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कंपटीशन में भी बनते हैं, तो आप सॉल्व कर पाएंगे इजीली। इट्स लीनियर स्पीड, एंगुलर स्पीड, काइनेटिक एंड potential energy varies from point to point in the orbit. Next question पे चलते बच्चों। Which of the following symptoms is likely to afflict an astronaut in space? ये नया शब्द आ गया afflict, इसका क्या मतलब होता है हम गूगल कर सकते हैं, कुछ बच्चों को हो सकता है पता हो, और सेंटेंस के हिसाब से मीनिंग निकालने की कोशिश करें तो लग रहा है कि अफेक्ट से ही मिलता जुलता होना चाहिए। तो इसका मीनिंग है दुख, वेदना, मनस्ताप ऐसा इसमें लिखा है। तो कुल मिला के कुछ सिम्टम्स इज लाइकली टू अफ्लिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, एस्ट्रोनॉट को क्या परेशान करते होंगे इन सिम्टम्स में। स्वोलन फीट, स्वोलन फेस, पीड़ा पहुंचाते होंगे, ये इसका मतलब है। हेडेक, ओरिएंटेशनल प्रॉब्लम्स, या ये सारे। इन द फॉलोइंग टू एक्सरसाइजेस चूज द करेक्ट आंसर्स, ये तो अगले क्वेश्चन के लिए हो गया। फ्रॉम द गिवन वंस, तो पहले तो हमें ये बताना है, तो क्या लगता है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स लाइकली टू। स्वोलन फीट, पैरों में सूजन आ जाना, ये पैरों में सूजन आएगी क्यों, स्वेलिंग आती किस वजह से है, तो जस्ट थिंक अबाउट। मैं समझता हूं आपको जवाब मिलेंगे। सूजन होता क्या है, वाई एनीथिंग स्वोलो, स्वोलन, स्वोलन फेस, चेहरा सूज जाएगा, सर में दर्द होगा, ओरिएंटेशनल प्रॉब्लम। तो पहले एनसीईआरटी को खंगालते हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया है, बी, सी एंड डी, बी, सी एंड डी। सोलन फीट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, रीजन समझ सकते हैं हम, वहां वो ग्रेविटी फ्री एनवायरनमेंट में है, स्पेस में तैर रहे हैं, तो स्पेशली पैर पर विशेष दबाव नहीं पड़ रहे। अगर खड़े रहते हैं हम तो पैर सूजन, पैर में एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है खड़े रहने से, उससे पैर सूज सकते हैं, सूजन आ सकती है, स्वेलिंग आ सकती है, पर वहां तो वो तैर रहे हैं तो बॉडी का हर पार्ट इक्वली अफेक्ट होगा। बी, स्वोलन फेस, चेहरे पर सूजन आ जाएगी, क्यों, नॉर्मली जब हम ग्रेविटी वाले एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो चेहरा ऊपर रहता है, ब्लड का प्रेशर वहां पर कंपैरेटिवली फीट के कंपैरिजन में कम रहता है, अभी वो बढ़ जाएगा क्योंकि बॉडी जो है हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है तो वहां बढ़ जाएगा। तो बी। सी, हेडेक, और उसी की वजह से हेडेक होगा क्योंकि कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और ओरिएंटेशनल प्रॉब्लम ये तो होनी है डायरेक्शन को लेकर, तो ओरिएंटेशनल प्रॉब्लम तो होगी होगी। सो बी, सी एंड डी। देखते हैं कुछ एक्सप्लेनेशन हमें मिल जाए। द एस्ट्रोनॉट इन स्पेस विल सफर फ्रॉम स्वोलन फेस, हेडेक एंड ओरिएंटेशनल प्रॉब्लम, स्वोलन फीट नहीं है, ठीक है। अनदर वर्जन, लेग्स होल्ड द एंटायर मास ऑफ ए बॉडी इन स्टैंडिंग पोजीशन, जैसा मैं अभी बता रहा था आपको,
due to gravitational pull. In space, an astronaut feels weightless because of the absence of gravity. Therefore, swollen feet of an astronaut do not affect him or her in space. Space में उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता. Swollen face is caused generally because of apparent weightlessness in space. कारण मैंने अभी आपको समझाया था. Changes जो आ रहे हैं, sense organs such as eyes, ear, nose and mouth constitute a person's face. This symptom can affect an astronaut in space. तो headache cause करेगा, headache और cause because of mental strain. It can affect the working of an astronaut in space. Space has different orientations. वहाँ दिशा ज्ञान बड़ा मुश्किल है. Therefore, orientational problem can affect an astronaut in space. तो इस point of view से आप सोच सकते हैं. Next question number 10. उससे पहले हमारे पास इंस्ट्रक्शन है. In the following two exercises यानी 10 और 11, choose the correct answer from among the given ones. जो आंसर दिए उनमें से सही ऑब्जेक्टिव टाइप मान लेते हैं उसको. The gravitational intensity at the center of a hemispherical shell of uniform mass density has the direction indicated by the arrow. यहाँ कुछ एरो दिख रहे हैं हमको. हमें बताना है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इस सेंटर पर किस डायरेक्शन में होगी. ये हेमिस्फेरिकल यानी आधा गोला है कटा हुआ. फॉर एग्जांपल आपने तरबूज काटा, बीच में से लाल वाला हिस्सा निकाल लिया, तो बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो ये है, शेल है ना, खोखला पार्ट शेल. जैसे नारियल, जैसे अखरोट, सो इट इज शेल, आधा हिस्सा. तो क्या ए डायरेक्शन में क्या बी डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट हम अंदाजा लगा सकते हैं ये होगा टुवर्ड्स सी. ये भी पूछा है क्या जीरो होगा, ये भी दिया हुआ है. तो मैं समझता हूँ सी 8.10 का, क्योंकि ऊपर की तरफ खींचने वाला कोई नहीं है, सारा मास नीचे की तरफ है, तो ये इधर 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 खींचेगा मास नीचे की तरफ, तो रिजल्टेंट नीचे की तरफ मिलना चाहिए. 8.11 फॉर द अबव प्रॉब्लम द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट P इज इंडिकेटेड बाय द एरो. कोई सा भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट P लिया, तो इस पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी. आपको क्या लगता है. हम देख पा रहे हैं कि जिधर मास ज्यादा पास होगा, जैसे इस साइड में मास ज्यादा पास है, तो नेट फोर्स इस तरफ होना चाहिए. आई थिंक नेट फोर्स इस तरफ होना चाहिए, क्योंकि इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, तो ज्यादा डिस्टेंस है तो इट इज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. तो आई थिंक डी शुड बी द आंसर. इधर होना चाहिए सी और इधर होना चाहिए डी. अब चेक करते हैं आंसर क्या है. 8.10 and 8.11. For these two problems, complete the hemisphere to sphere. Okay, तरीका बताया उन्होंने कैसे आंसर निकालना है. At both P and C, potential is constant. P और C पर potential constant है, hence intensity is 0. Therefore, for the hemisphere, C and E are correct. तो यहाँ पर जवाब बताया C और E correct है. C, that is third, and E again third. E, what does it mean? E, arrow E. Okay, E. Here this is E. C and E are correct. Okay, तो यहां तो हमारा लॉजिक काम कर गया 8.10 के लिए. 8.11 के लिए कहां मिस इंटरप्रेट किया हमने. जस्ट थिंक अबाउट. हमने मिस इंटरप्रेट किया इस सेंस में कि इसके पास है इसलिए हमने माना डी, पर साइमल्टेनियसली हमें ये भी देखना पड़ेगा इधर वाला मास तो कम है, इधर वाला मास ज्यादा है. तो इधर वाला मास ज्यादा है, इधर वाला मास कम है, सो इट मस्ट बी ई. तो कंपेंसेट हो जाएगा उससे. तो P पर जो डायरेक्शन होगी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की या ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की, वो होगी E की तरफ, C पर होगी C की तरफ. और लॉजिक जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, हेमिस्फीयर कंप्लीट करके हम अंदाजा लगा सकते हैं. यहाँ से हम एरो खींचकर देख सकते हैं. तो C एंड E आर करेक्ट. एक्सप्लेनेशन हमारे पास है तो हम देख लेते हैं. ये तो लिखा हुआ है गलत है, तो दिस सॉल्यूशन इज रॉन्ग. ये बोल रहे हैं 0 at P and Q also. पोटेंशियल इज कांस्टेंट. पोटेंशियल कांस्टेंट है. अगर ये चार्ज स्फीयर होता, जस्ट थिंक अबाउट इट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे हम क्लास 12th में, अगर ये चार्ज स्फीयर होता
तो इन दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होता, इसमें कोई डाउट नहीं है, पोटेंशियल जीरो होता और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती। और वो किसके लिए? चार्ज स्फीयर के लिए, चार्ज शेल के लिए। पर हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये जवाब गलत है यहाँ पे, ये वाला आंसर। अनदर वर्जन, gravitational potential V is constant at all points in hemispherical shell, hence the gravitational potential gradient जो कि इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है dV by dr is zero everywhere inside the spherical shell। अगर वो पूरा स्फीयर होता तो the gravitational potential gradient is equal to negative of gravitational intensity। सिमिलर रिलेशन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बीच। Hence, intensity is also zero at all points inside the spherical shell। This indicates that gravitational forces acting at a point in a spherical shell are symmetric। पूरा स्फीयर होता तो जीरो होते, इसमें कोई डाउट नहीं। If the upper half of a spherical shell is cut out, उसको हमने हटा दिया है as shown in given figure, then the net gravitational force acting on a particle located at center O will be in downward direction। और इसीलिए हमें दोनों केस में क्या मिलेगा? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ऊपर खींचने वाला कोई नहीं है, तो साइड वाइज नहीं मिलेगा, साइड वेज नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन C एंड E, वर्टिकली डाउनवर्ड। Since gravitational intensity at a point is defined as the gravitational force per unit mass at that point, it will also act in the downward direction। Thus, the gravitational intensity at center O of the given hemisphere shell has a direction as indicated by arrow C। And same is here, यहाँ पर भी क्या है? Since gravitational intensity defined as the gravitational force per unit mass, same explanation, so direction indicated by arrow E। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। सो इस लेक्चर में इतना ही, अप टू 11। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।